संविधान में विजनरी प्रधानमंत्री को एक खास राज्य के कुछ लोगों से लगाव था। अब निजी था या सार्वजनिक था ये तो मुझे नहीं पता। क्या उनकी मजबूरियां थीं, किन बातों पे वो शर्मिंदा थे, किसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे थे। एक बौना आदमी दिल्ली आया चल के, जो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया था, और विजनरी प्रधानमंत्री से बोला कि मुझे 370 के अंदर कुछ रियायतें चाहिए। वो ये जानते थे कि ये कुछ विजनरी का जो ठप्पा लगा हुआ है, बाकी तो विजन है नहीं। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, अंबेडकर के पास जाएं, उन्हीं से बात करें इसके बारे में। अंबेडकर के पास शेख अब्दुल्ला गया। शेख अब्दुल्ला ने कहा हमें ये चाहिए, ये चाहिए। काफी देर तक बात करते रहे, अंबेडकर सुनते रहे। अंबेडकर ने कहा आपको चाहिए सब कुछ, बदले में क्या देंगे आप? उन्हें इस किस्म के सवाल की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भारत के संविधान में 370 देकर के मैं ये पाप नहीं करूंगा। यह बताया गया देश को। 50-60 साल किसी देश की उम्र में, किसी सभ्यता के रास्ते में एक लम्हे और एक क्षण के बराबर होता है। नहीं बताया आपको, हमने जानने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, यह भी बी.आर. अंबेडकर की किताब है। इस पे भी जरा कभी गौर करिएगा। आप बहुत लोगों की किताबें पढ़ते हैं, सच बोलने वाले लोग उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। हमने पहचानने में देर कर दी। सब कुछ जो आज हो रहा है वही लिख के गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सच मानो में 1947 के बाद यह तय होना था कि भारत का कौन होगा, तो मैं आज दावे से कहता हूं बी.आर. अंबेडकर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता था। उस वक्त भी सच बोलने की हिम्मत थी, और आज उसके लिखे हुए को पढ़ के राष्ट्रवादी ताकतों को वो बल मिलता है जो बात वो नहीं कह पा रही थी 70 सालों से। बी.आर. अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, उस किताब का नाम है बी.आर. अंबेडकर ऑन नेशनलिज्म। उस किताब को मैं अभी रिसेंटली गया था विशाखापट्टनम, वहां वो मुझे किताब मिली। उसको पढ़ के मुझे लगा कि विजनरी किसे कहते हैं। यह सोच के खुशी हुई कि एक आदमी उस समय कितना विजनरी था। उस किताब में उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है जो आज के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस किताब में वो ये लिख रहे हैं, क्या अंग्रेजों ने अगर हमें रेल दी, सड़कें बनाई, हमें सुविधाएं दी, तो क्या इसके बदले में हम अंग्रेजों को भगाने और इस देश के छोड़ के जाने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन बंद कर दें? तो फिर दिल्ली में 200 रुपए बिजली का बिल देने के लिए आपने किन्हें सत्ता पे बिठाया है? अगर कोई विदेशी ताकत आज आपको कह जाए कि हम साल भर आपके बच्चों को विदेशी ब्रांड के कपड़े देंगे, तो दिल्ली की वोटिंग से तो मुझे लगता है कि लोग इस देश की सत्ता उन्हें सौंप देंगे। अगर विजनरी था तो जो बात उन्होंने उतनी पहले कही थी वो आज सच साबित हो रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो तथ्यों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, फैक्ट के साथ आज समाज में इंटेलेक्चुअली काउंटर करने का समय आ गया है। हम किसी नैरेटिव को फैक्ट के साथ, फिगर के साथ डिमोलिश नहीं करते। इसलिए बौनों का इतिहास इस देश में पढ़ाया जा रहा है। मैं कुछ किताबों का जिक्र करता हूं, उन किताबों का रेफरेंस आप भी दे सकते हैं।
अभी रिसेंटली एक किताब मुझे मिली है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब की राइटर का नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन वो राइटर भारतीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण नाम था। वो 1917 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। उनका नाम था एनी बेसेंट। 1922 में उन्होंने किताब लिखी है, और उस किताब में वो ये लिखती हैं, देखिए, किसी ने राज किया हो आपके ऊपर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो ईमानदारी से सच बात लिख के गए। वो अपनी किताब में 1922 में जो किताब उन्होंने लिखी है, उस किताब में वो लिख रही हैं कि जब होम रूल के लिए आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज, वो लिखती है उसमें, अंग्रेज वो ब्राह्मणों, ठाकुरों यानी अपर कास्ट के खिलाफ जितने भी, जिनको आप दलित मानते हैं, ओबीसी मानते हैं, बैकवर्ड मानते हैं, ये एक नए नए टर्मोलॉजी है कि इंसान भी बैकवर्ड होता है और इंसान भी फॉरवर्ड होता है। ये मुझे पैदा होते ही वो फॉरवर्ड होता है, पैदा होते ही बैकवर्ड हो जाता है। ये एक अलग टर्मोलॉजी है, राजनीतिक है, इसका इस्तेमाल लोग करें। वो ये कहती हैं कि अंग्रेज ब्राह्मणों के खिलाफ छोटी छोटी जातियों को, कमजोर जातियों को, गरीब लोगों को ये कहते थे कि तुम होम रूल की मांग मत करो, अगर होम रूल आ गया तो ये ब्राह्मण तुम्हें गुलाम बना लेगा। ये सच बात कहने की हिम्मत एनी बेसेंट के अंदर है, अपनी किताब में लिखी गई है। इसलिए आज जो वर्तमान सिनारियो है, इस सिनारियो में भी मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग अपने स्वार्थों को छोड़ करके, अपनी बची हुई जिंदगी की आराम तलबी को छोड़ करके देश भर में घूम रहे हैं, छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो देर में समझ में आते हैं, लेकिन बड़े ताकतवर होते हैं। आर्टिकल 35A 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डलवा करके आपने एक आदेश दिलवाया, और उस आदेश को भारत के संविधान में 14 मई 1954 को इंसर्ट किया, जिसे देश आर्टिकल 35A के नाम से जानता है। लेकिन 70 सालों में कहीं किसी कोर्ट में, महान महान न्यायाधीशों के कोर्ट में, जहां लोगों को जलीकट्टू की चिंता है, दही हांडी की लंबाई की चिंता है, महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा इसकी चिंता है, चिड़िया को कौन से फ्लोर पे पाला जाए, किसको न पाला जाए, लेकिन उसी संविधान जिसकी सुबह से लेकर शाम तक व्याख्या की जाती है, इस देश में किसी ने नहीं पूछा आर्टिकल 35A तो संविधान की उस धारा का उल्लंघन है, जो धारा यह कहती है कि जो भारत की धरती पे पैदा हुआ है, उसका रंग क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के बस सकता है, कारोबार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, शादी कर सकता है। नहीं चर्चा हुई, क्योंकि हमारे यहां चर्चाओं से भटकाने के लिए बहुत सारी फिजूल की चर्चाएं चल रही हैं। कभी इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा। ये देश को 70 सालों में ये पता ही नहीं चला कि ये आर्टिकल 35A स्पेसिफिकली खास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया। हमने बनाया और छुपा दिया, और पता ना चले इसका इंतजाम किया। इसीलिए मैंने कहा कि इतने सारे लोग जो हजारों की तादाद में इस हॉल में बैठे हैं और बाहर बैठे हैं, एक आदमी भी ईमानदारी के साथ किसी एक मुद्दे को उठाए, मुझे पूरा भरोसा है 2 साल में पूरी दुनिया जान जाएगी। और यही समाज उस सच्चाई को जानने के बाद सरकारों पे दबाव बना देगा। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो बहुत लोगों ने हमको पागल कहा, बहुत लोगों ने हमें फला का एजेंट कहा। लेकिन हमें यह लग गया कि अगर हम राष्ट्र के लोगों को इस बात को तथ्यों के साथ बताएंगे तो हो सकता है
जिनकी समझ में सीए आ गया है, उनकी समझ में ना आया हो ये, वो तो तैयार हैं कि हमें नहीं समझना, और जो चीज समझनी चाहिए वो समझ गए हैं। लेकिन इस देश की मेजॉरिटी को हमें पता था कि साफ साफ तरीके से समझाइए, आप किसी सरकार के, किसी पार्टी के सदस्य के रूप में बात मत कीजिए। अगर आपको किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति में और राष्ट्र में चुनाव करना है तो आप राष्ट्र के साथ खड़े होइए। न किसी व्यक्ति से बड़ा कोई संगठन है और ना ही किसी व्यक्ति संगठन से बड़ी कोई सरकार है। सबसे ऊपर राष्ट्र है। जो राष्ट्र के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाइए। इसलिए 35A की आग पूरे देश में फैली। जो बड़े पढ़ने वाले लोग थे, जो बड़े समझदार थे और जो कुतर्क करते थे, जो आपकी बात को सुनना नहीं चाहते थे, उनके पास भी कोई सवाल भी नहीं था, जवाब भी नहीं था। उनको खामोश कर दिया हम लोगों ने और सरकार पे दबाव बना। भारतीय इतिहास में, राजनीति के इतिहास में किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में पहली बार आया कि हम सरकार में आए तो हम 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। मैं आज भी वही हूं जो अगस्त 2014 में था। मेरी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, मेरी आवाज में भी कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि और तेज होती चली गई। लेकिन इस देश में आर्टिकल 370 और 35A हटने से हुआ क्या? उसी जम्मू कश्मीर में 70 साल से पाकिस्तान के सियालकोट के इलाके से वाया जम्मू होते हुए जो 5600 परिवार आए थे, वो तमाम डोगरा थे, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे। वो 5600 परिवार 1957 में आके तक वहां आके बस गए। इसी आर्टिकल 35A ने, जिसके अंदर ये प्रोविजन थे कि जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार जिसको चाहेगी नागरिकता दे सकती है, जिसको चाहे नहीं दे सकती। सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म का और कश्मीरियत और जमहूरियत का ढोलक और नगाड़ा कश्मीर में बचा। उसी कश्मीर में 2019 तक वो जो 5600 परिवार आए थे, क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए उस आर्टिकल 35A ने आज की डेट में 7.5 लाख हिंदुओं को भारत में कश्मीर की नागरिकता नहीं दी गई, नहीं दी उनको नागरिकता, क्योंकि वो हिंदू थे। लेकिन इसके साथ एक और जघन्य अपराध किया गया। यह इसलिए बताता हूं, यह बात इस आपकी धरती पे इसलिए मैं कहने आया हूं खास तौर से। इसके रेफरेंस की एक वजह है कि यहां जलील और जलील ये बड़े चुनाव जीत रहे हैं और एक नारा लगाया जा रहा है, जय भीम और जय मीम। आप उनसे पूछा नहीं आपने कभी, खास तौर से मेरे दलित भाई, वाल्मीकि भाई, जो सत्ता की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जिन्हें पहले कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। किसी ने यह नहीं पूछा इस देश में कि 70 सालों से अंबेडकर के कुछ बताते हैं कि उनके परिवार से उनका संबंध है। अंबेडकर के नाम पे इस देश में राजनीतिक दल खड़े हुए हैं। अंबेडकरवादी कहा जाता है। मुझे शक है कि वो उसके परिवार के हैं भी कि नहीं है, इसलिए कि अंबेडकर इस दौर का सबसे सच्चा और ईमानदार आदमी है। उसके वंशज इतने नकली, उतने झूठे और मक्कार नहीं हो सकते। पूरे देश में यह जय भीम की मक्कारी बताई जा रही है,
लेकिन जम्मू कश्मीर एकमात्र देश में एक ऐसा राज्य था जहां वहां के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। और शेख साहब तो शेख साहब हैं, करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बाकायदा बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोग, यह पूरा किस्सा इसलिए बताना चाहता हूं, यह कहानी नहीं है, यह संविधान का हिस्सा है। वहां के भारत में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग आईपीसी थी। वहां आईपीसी नहीं कहते थे, वहां रघुवीर पैनल कोड कहा जा सकता था। वहां की विधानसभा का टर्म 6 साल का था, वहां तिरंगा नहीं झंडा लगाया उनका अपना अलग लगता था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेड पावर थी, भारत की संसद की लिमिटेड पावर थी। भारत की धरती पे पाकिस्तान बनने के बाद हमारे नेताओं ने, बोने नेताओं ने अपनी राजनीति के चलते भारत की धरती पर एक 2 नेशन थ्योरी के चलते एक ऐसा राज्य बना दिया जिसका भारत में सिर्फ पैसा देना काम था और कुछ काम नहीं था। वो राज चल रहा था 70 सालों में, उनका जीडीपी में 0 कंट्रीब्यूशन है। 200 लोगों को पठानकोट से बुलाया गया, अमृतसर से बुलाया गया उन वाल्मीकियों को। वाल्मीकि आए, 57 में बुरी दशा थी देश की, आप सब जानते हैं। किसको नागरिकता की चिंता थी? बख्शी गुलाम मोहम्मद, जिनके नाम में मोहम्मद लिखा है, उसका भी भ्रम रख लेते थोड़ा। आपने कहा कि आप हमारे राज्य में, हम आपको नौकरी भी देंगे और नागरिकता भी देंगे। 1957 की घटना है ये। उन गरीब लोगों ने कभी दुनिया में दोबारा पलट के नहीं पूछा कि उनकी नागरिकता है क्या नहीं है। उनको नौकरी मिल गई, वो काम करने लगे। शेख साहब की गंदगी उन्होंने साफ की। आज तो आधुनिक सिस्टम आ गया है, आप उन लोगों से नहीं मिले। देश का बड़े से बड़ा नेता नहीं मिला उनसे। दलितों की बात करने वाले तो दूर दूर थे। पिछले 70 सालों में इस पूरी व्यथा को किसी ने बताया तक नहीं। वो बच्चे, हमारे और आपके बच्चे, जिस समय मोबाइल से दुनिया के बारे में जान रहे होते थे, उतने ही पढ़े लिखे बच्चे, उतने ही टैलेंटेड बच्चे, उन 200 लोगों के जो लोग आए थे, उनकी गिनती अब 2.5 लाख हो गई है। कच्ची डलियां में शेख साहब की गंदगी लेके किलोमीटर तक ऐसी जाते थे। गंदगी उनके मुंह से होती हुई कपड़ों पे जाती थी। ये इस आधुनिक भारत की बात बता रहा हूं। मुझे नहीं पता 5000 साल पहले क्या होता था। उन लोगों से मिला हुआ हूं, उन लोगों के पास बैठा हूं, उनके साथ खाना भी खाया है। ताली की कोई बात नहीं है ये मैं इस रेफरेंस में बता रहा हूं कि जब आग यहां लगी होती है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। 200 लोगों की गिनती 2.5 लाख हो गई। जहां भी आपको ये मक्कार जय भीम और जय मीम वाले मिले, मीम वालों से मुझे इसलिए शिकायत नहीं है कि मैंने जो 1400 साल पहले किताब थी उसे मैंने पढ़ लिया। उसमें क्या लिखा है मुझे पता है। मुझे उनके चरित्र में कुछ भी पता करने की आवश्यकता नहीं है। 20 साल तक उस पूरे चरित्र को जिया हूं मैं। वो 2.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के संविधान में, अब आपको इस जय भीम और जय मीम की दोस्ती की पराकाष्ठा बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया और कहा गया कि ये जो दलित हैं, जो वाल्मीकि हैं, ये यहां रह सकते हैं। हाई स्कूल और 12वीं से ज्यादा इन्हें पढ़ने की छूट नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, उनको भी नागरिकता नहीं दी गई क्योंकि वो भी 57 में आए थे। जो दुनिया के लिए सबसे शर्म की बात है, वो जो एक्टिविस्ट, जो अपने आप को दलित एक्टिविस्ट कहते हैं, जो दलितों के मसीहा बने घूम रहे हैं, जो जरा से संविधान में ऊंच नीच हो जाए तो आग लगा देते हैं। एक आदमी
मेरे 25-26 साल के पत्रकारिता के कैरियर में, और 4 साल से जब मैंने उसमें इस्तीफा दे करके यहां आया, मुझे किसी कोने में, किसी गली में यह चर्चा सुनाई नहीं दी, यह सच मेरे कानों में सुनाई नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को निजामे मुस्तफा चाहिए था, जो अल्लाह की हुकूमत स्थापित करने के लिए वहां मूसा और दुजाना पैदा हो रहे थे, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। चुपचाप जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और उसको रख दिया। पूरा देश सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, इसकी चिंता बहुत है आप लोगों को। कहां किस पे अन्याय हो रहा है, कभी अपने घर के पीछे भी देखते कि दुनिया में ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ जो उनके साथ हुआ है। कोई किसी को मार दे, कोई किसी पे अत्याचार कर दे, यह एक इंडिविजुअल मामला है। जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर में यह कहा गया कि ये 200 दलित जो हैं, ये यहां ये यहां रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये एमबीबीएस की डिग्री ले लें, इंजीनियर की डिग्री ले लें, एमसीए की डिग्री ले लें, ये बड़े से बड़ी डिग्री ले लें, लेकिन हमारे संविधान का जो प्रोविजन है उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये भंगी बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकते। आपने संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके एक जाति की आने वाली नस्लों का भविष्य पहले से तय कर दिया, क्योंकि उस राज्य में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और इस्लाम के हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। आज उनके बच्चे राष्ट्रीय चैंपियन हैं। आज आपके राष्ट्र में, आपके प्रदेश में आकर के उन्होंने एमबीबीएस किया है, इंजीनियरिंग की है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के लोग जब नौकरी वो अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि आप नौकरी तो हम आपको देंगे, लेकिन आप सिर्फ भंगी की नौकरी करेंगे, दूसरी नौकरी नहीं करेंगे। वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जय भीम जय मीम। इस लड़ाई को पूरे देश ने देखा। बहुत लोगों के लिए आर्टिकल 370, 35 पे हट जाना, उससे बहुत कुछ बदला है, में हो सकता है, लेकिन इस मॉडर्न टाइम में मंगल ग्रह और चांद ग्रह और दुनिया में जाने कहां कहां जाने की बात हो रही है, क्योंकि वो गिनती में थोड़े थे। इसलिए इस देश की सामूहिक राष्ट्रीय चेतना नहीं जगी, राजनेताओं की नहीं जगी। प्रोफेसर, रीडर्स जो बड़े बड़े दिल्ली में घूम रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बने घूम रहे हैं साहब, ये दलित एक्टिविस्ट हैं, ये दलित प्रोफेसर हैं, कभी उन्होंने या तो जाना ही नहीं या जाना तो बोला नहीं, क्योंकि इससे उनको लाभ नहीं होने वाला था, इससे उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं सूट होता था। मुझे इस बात की खुशी है कि आर्टिकल 370 और 35 पे हटा। इससे ज्यादा बड़ी इस बात की खुशी है कि इसके हटते ही इतनी बड़ी दुनिया में जो 200 लोग थे, वो 2.5 लाख लोग अब आजाद हो गए हैं। इस लड़ाई के बारे में न मैंने किसी को बताया, इसी तरीके की बातें मैंने की। मुंबई के अंदर एक महिला ने, जो खुद वाल्मीकि समाज की है, इसको सुना के उनको सुनाया जो सुनना नहीं चाहते थे, और खूब जोर जोर से सुनाया। उन्होंने कहा ये झूठ है, फलाना है, ढिमाका है। वो बहादुर महिला लड़ती रही, और एक दिन उसको मेरा फोन मिल गया। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि बंधु, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। न मैं उनको जानता था, न मुझे उनकी शक्ल पता थी, न उनकी बैकग्राउंड पता थी। मैंने उनसे कहा मेरा अगला कार्यक्रम मुंबई में फला दिन है, आप आ जाइएगा। मेरी 4 बहनें हैं, एक 5वीं हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वो आई, उन्होंने राखी बांधी सार्वजनिक तौर पे, और पूरे महाराष्ट्र में खास तौर से ये जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वालों को तबीयत से एक्सपोज किया।
गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक्सपोज किया, तथ्यों के साथ किया। वो महिला आपके बीच में बैठी है और मुझे भाई मानती है। और आज उस महिला के जहां भी जाती है, लोगों को यह डर लगता है कोई नया एजेंडा लेके आई है। हां, नए एजेंडे हैं, अभी बहुत सारे हैं। रेखा ने जिस एजेंडे को महाराष्ट्र में खड़ा किया है, मैं उनको सल्यूट करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं वो खड़ी हो जाएं तो लोग देखें कि कौन है रेखा। ये हैं। ये डरती नहीं किसी से। कमाल की बात यह है कि जब लोग इसको डराने आते हैं तो अक्सर टेलीफोन पे ये मुझसे क्या कहती है पता है आपको? पहले तो मैं उनसे डरती नहीं, और जब ज्यादा डराते हैं तो कह देते हैं मैं बुला लूंगी दिल्ली से। इसलिए हमारे बीच में बड़े सारे बहादुर हैं, उन्हें एहसास कराना है। हजारों ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए मुझे हजारों रेखाएं चाहिए। इसलिए बार बार मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख के बता सकते हैं तो लिख के बताइए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर ये तीनों काम भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। समय कम है। जो ताकतें पूरी ताकत के साथ जिस एजेंडे के तहत पाकिस्तान बना था, जिस एजेंडे के तहत बांग्लादेश बना था, आज वो ताकतें भारत के अंदर भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। ये नारा ऐसे ही नहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चलता था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। आज वो ताकतें वही भाषा बोल रही हैं जो 1946 में जिन्ना कहा करता था डायरेक्ट एक्शन। ये डायरेक्ट एक्शन हुआ, हमारे देश में कोई फर्क नहीं पता चला। कश्मीर में इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, हमारा देश सो रहा था। कभी चर्चा नहीं की। सरकारें आती नहीं आती, करती नहीं करती, ये अलग बात है, लेकिन आम आदमी के बीच में ये चर्चाएं तो उठनी चाहिए थी। इसलिए मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था आपके यहां। क्या आप सोच सकते हैं भारत में, आजाद भारत में, दिल्ली जैसी जगह जहां इतना वाइब्रेंट समाज है, हर बात पे चर्चा करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के बीए पास 1 के कोर्स में 10 साल से यह पढ़ाया जा रहा था कि सीता जी रावण की ठीक से पैदा हुई है। यह तो बहुत छोटी बात है। यह भी उसमें पढ़ाया जा रहा था कि सीता माता के लक्ष्मण से अनैतिक संबंध थे। यह दिल्ली में बीए पास 1 के कोर्स में ऑथराइज होकर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन देश को इसकी चिंता नहीं थी, कोई बोला नहीं। उस 10 सालों में हजारों हिंदू परिवार के बच्चे उस बीए पास 1 के कोर्स से निकले, लेकिन आपका घर और आपके समाज में ऐसी शिक्षा दी गई है कि अगर आपके पूर्वजों को, अगर आपके फेथ को,
आपके आइडियल्स को भी अगर कोई बुरी बात कहता था तो आप रिएक्ट नहीं करते थे। इसलिए बहुत सारी ताकतों को लगता था इस समाज को कुछ भी करो, यह समाज सोया हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक हमारी दोस्त सीनियर एडवोकेट मोनिका अरोरा ने इसकी लड़ाई लड़ी, वो जीती और फिर कोर्ट से हटा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी 70 साल के कुकर्मों को हटाने के लिए हमारी पीढ़ी जो है खप जाएगी। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब तक वो नहीं हटेंगी तो आपको उजाला नजर नहीं आएगा, और जैसे जैसे हट रही हैं आपको सूरज की रोशनी नजर आ रही है और आप सूर्य नमस्कार करने पे बात करोगे। और तो दूसरी तरफ चिंता है जो ताकतें दिल्ली में हैं, जो बंगाल में हैं, जो अलीगढ़ में हैं, जो रामपुर में हैं, जो लखनऊ में हैं। शायद अब उनके घर में जगह नहीं रही है, इसलिए लोग सड़कों पे आ गए हैं। ये एजेंडा सीएए नहीं है। जो दिल्ली में दंगा हुआ है वो सीएए के कारण नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस देश की कोर्ट से भी ये गुजारिश करता हूं, ईमानदारी से काम करें। जीवन भर सरकार के काले कोट और ब्लैक कैट की सुरक्षा में नहीं रहोगे। और याद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को मैं, एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज जो संविधान में, कानून में विश्वास रखता है, यकीन रखता है, भले ही इसके कि इस सब का आप दुरुपयोग करके उसी समाज को आप परेशान कर रहे हो, तब भी भगवान राम के मंदिर की लड़ाई 150 साल तक चली। हमने औरंगजेब और बाबर की नाजायज औलादों की तरीके से मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। हम भी 70 साल से गिनती में थे, अगर ये करना चाहते तो कोई रोक नहीं सकता था। तब भी हमने एक फैसले के लिए 150 साल तक हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, और कानून के तहत यहां मंदिर है, तब हमने वो जमीन ली। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, संविधान और राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी हो गई है कि वो संविधान से भी ऊपर हैं और राष्ट्र से भी ऊपर हैं, तो माफ कीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट भारत की है, भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसलिए यह दिल्ली के अंदर ड्रामा रचा जा रहा है, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट दलाल सरकारों के हाथों होते हैं, आप उनका कर्ज चुका रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है उसकी शुरुआत कहां से हुई है? कोर्ट किसी का वीडियो मंगवा कर देख रही है, उसका प्रचार तो बहुत हो रहा है, और इस देश में मीडिया का 80% वर्ग अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की, डिबेट नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, इसी महीने के पीछे चले जाएं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस देश में एक पार्टी जिसने सबसे ज्यादा रूल किया है, 10 साल तक एक महिला प्रॉक्सी प्रधानमंत्री बनी रही। रामलीला मैदान में उसका भाषण सुनिए, उसने सीएए के ऊपर, जो इस देश में जिहादी मुसलमान है, जो इस देश के संसद द्वारा बनाए कानून को सड़कों पे उसका हिसाब लेना चाहता है, और ओपनली बिना शब्दों की छेड़छाड़, वैसे तो वो हिंदी पढ़ नहीं पाती, लेकिन इटालियन भी हिंदी में बोलती है। उसने साफ साफ कहा कि किसी समाज के और किसी देश के जीवन में कभी कोई ऐसा वक्त आता है
जब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी होती है, हमारी पार्टी आपके साथ है, आप आगे उतरिए, सड़कों पे आइए। यह दंगा कराने के लिए काफी नहीं था। यह भारत की संसद, जहां की उसने शपथ ली हुई है, जहां की वो पार्लियामेंट मेंबर है, उसके खिलाफ नहीं था यह। उसके कहने के 4 दिन बाद ही कुछ लोग चद्दर तकिया लेके पहुंच गए शाहीन बाग। और शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है, आप उसको समझें। मैं तो जहां पैदा हुआ था, जहां से आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, ऊपर वाले ने मुझ पे बड़ा करम किया कि मुझे आखिर में जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान बना, मुझे वहां 12 साल ठीक ठाक से देखने का मौका दिया। आप सोचिए कि उनको तो मैं उस दिन से जानता हूं, ये क्या कहते हैं, इनका निशाना किधर है, इनका एजेंडा क्या है, मुझे कभी गलतफहमी नहीं हुई। ये आपको गलतफहमी हुई। ये लिबरल मुसलमान हैं, ये कट्टर मुसलमान हैं, ये थोड़े से मॉडर्न मुसलमान हैं। जो मुसलमान कुरान मजीद को मानता है वो ना लिबरल होता है ना मॉडर्न होता है। आप अपने दिल में खुश रहने के लिए चंद दोस्त आपके मुसलमान हो सकते हैं, उनकी बुनियाद पे अगर आप कोई राय बना रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए मुझे बताइए, पाकिस्तान बनने दिया, पाकिस्तान बनने के बाद आपने जम्मू कश्मीर बनने दिया, जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान में छेड़छाड़ करने दी, और उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जो तलाक चाहती थी अपने पति से, उसको तलाक नहीं मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसको तलाक दे दिया गया। आप सोचिए, जिंदगी के आखिरी मोड़ पे एक महिला इस्लाम के ठेकेदारों के पास गई कि मुझे तलाक दिला दो भाई, मुझे कुछ गुजारे भत्ते का जो पैसा मिलता है वो दिला दो। ये इस्लाम के ठेकेदारों की जो दुकान खुली हुई हैं, एक सहारनपुर में है, एक बरेली में है, एक लखनऊ में है, ये बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं। ये देवबंद स्कूल है, ये बरेलवी स्कूल है, ये अहले हदीस है, ऐसी कई दुकानें हैं। सारी दुकानों ने उसको कहीं न्याय नहीं दिलाया, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दे दिया। तो इस देश का जिहादी मुसलमान, उसको पहली फुर्सत में ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मजहब में दखलंदाजी कैसे कर सकती है। जिन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट पे यकीन हो गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का इतना सा फैसला था एक 70 साल की महिला को कि आपके शौहर को आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उनको लगा कि अगर ये गेट खुल गया तो फिर बहुत कुछ है इस संविधान में जिसे हम रोक नहीं पाएंगे। जिन्हें हमारी आजादी में जो मक्कार नाम के लोग थे, जिसमें एक सबसे बड़ा मक्कार था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये मेरे मुंह से सुन के आपको ताज्जुब लगेगा, इस देश में ऐसे लोगों को महान बताया गया है, और ऐसे महान लोगों के कारनामे आपको 70 साल बाद भी आप जानने की कोशिश नहीं करना चाहते। ऐसे ऐसे आइकॉन बना दिए गए हैं कि हमको लगता है वो तो अल्ट्रा थे भाई, जिना ही बुरा था, ये जिना से ज्यादा खतरनाक थे जो यहां रह गए। इसलिए मैं कहता हूं, सही बात को सही तरीके से लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। उस फैसले को उन जिहादी मुसलमानों ने, 1986 की घटना है, आधुनिक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर लेके आए थे, हवाई जहाज चला रहे थे, डायरेक्ट देश चलाने को मिला। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी पार्लियामेंट के अंदर। इतनी ताकतवर सरकार भारत के इतिहास में कम ही आई है।
आधुनिक विचारधारा के होने के बावजूद भी इस जिहादी मुसलमानों के दबाव में इतनी दबे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसलिए बदल दिया कि इस देश का मेजॉरिटी दंगाई मुसलमान इस फैसले को कबूल करना नहीं चाहता। ने उस फैसले को बदल दिया। और यह ताकत जिसको आज मैं आम आदमी के सामने रखना चाहता हूं कि 70 सालों में ये जो शाहीन बाग पे जो लोग बैठ के नारे लगा रहे हैं, उनके नारों की इंटेंसिटी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। वो इसलिए लगा रहे हैं कि 70 साल में भारत के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने एक इनविजिबल पावर सेंटर